परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना इस विषय को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना, ये प्राथमिकता एकमेव लक्ष्य है। तो इसकी जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अ, ये भारतीय कालगणना प्रस्थापित होने के लिए सुलभ हो, सभी लोगों को वो समझ सके, व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से उसका अ, अनुसरण कर सके। इसलिए कालायन नाम से मैं एक डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ जो इसी भारतीय कालगणना पर आधारित है। वो क्लॉक भी जल्द से जल्द आपके सामने लाने की मेरी कोशिश है। तो उस संदर्भ में इस भारतीय कालगणना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके सपोर्ट की भी जरूरत है। तो आपसे अनुरोध है कि अ, मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके उतने लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो श्रृंखला में हमने 22 एपिसोड हो चुके हैं। आज का 23वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने पक्ष की जानकारी ली, चांद्रमास की उसके पहले वाले में ली। चांद्रमास क्या क्या होता है, कैसे गिना जाता है। उसके बाद पिछले एपिसोड में पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब इसके बाद आज हम जानकारी लेंगे तिथि की। तिथि की छोटी सी जानकारी तो पहले दी है मैंने वर्ष गणना वगैरह के समय में। उसमें सिर्फ इतनी व्याख्या बताई गई थी कि चंद्र का जो भ्रमण मार्ग है उसमें चंद्र में 12 अंश का अंतर पूरा करने को जितना समय लगता है उसको हम एक तिथि कहते हैं। अब ये जो गति है चंद्र की वो एवरेज, मध्यम गति जिसे कहते हैं, मध्यम मान से प्रतिदिन ये गति है 12 अंश 11 कला। ये स्थूल मध्यम मान से है। लेकिन चंद्र का जो ये भ्रमण मार्ग है पृथ्वी के सबोवर, वो लंब वर्तुलाकार है, यानी इलिप्टिकल है। इसलिए चंद्र और पृथ्वी का अंतर जो है वो हर दिन बदलता रहता है। यानी चंद्र जब अ, निकटतम रहेगा पृथ्वी के, तब ये अंतर, चंद्र और पृथ्वी का अंतर कम रहेगा। और जब इलिप्टिकल पाथ में चंद्र पृथ्वी से ज्यादा दूर होगा, एक्सट्रीम दूर पोजीशन पर होगा, उस वक्त चंद्र और पृथ्वी का अंतर ज्यादा होगा। इस वजह से अब प्रत्यक्ष पृथ्वी सापेक्ष दर्शन इस तरह होता है कि जब ये चंद्र पृथ्वी के निकटतम होता है तो 12 अंश का जो कोणीय अंतर है, कोणीय अंतर यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 12 अंश की होने के लिए कम समय में जलद गति से पूरा हो जाता है वो। यानी कि एक दिन में ज्यादा गति हो जाती है। 12 अंश 11 कला, ये जो मध्यम गति है उससे ज्यादा होती है। अ, हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं कि 15 अंश तक ये गति जाती है। कि जब चंद्र और पृथ्वी का अंतर न्यूनतम रहेगा तब एक दिन में चंद्र 15 अंश की गति करे, 15 अंश का चलन करेगा। और जब ये अंतर अधिकतम होगा, पृथ्वी और चंद्र सबसे दूर रहेंगे, तब ये जो कोणीय अंतर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है चंद्र की, वो अ, थोड़ी
ज़्यादा समय में पूरी होती है, यानी कि एक दिन में पूरे 12 अंश पूर्ण नहीं होंगे, एक दिन के अंतराल में एप्रोक्सिमेटली 11 अंश 11 अंश का ही चलन दिखेगा चंद्र का। यानी इस गणित से ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंश और कम से कम 11 अंश इतना एक दिन में चलन होता है। यानी कि अब हमने ये तो कहा है कि 12 अंश पूर्ण करने को अ, अ, हम एक तिथि कहते हैं, तिथि यानी चांद्र दिन। तो ये जो अंतर होता है कि अ, यानी तिथि पूर्ण होने के लिए, यानी 12 अंश चलन पूरा होने के लिए कम से कम 20 घंटे लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 28 घंटे लगते हैं, ये 12 अंश का यानी एक तिथि का अंतर पूरा करने में। यानी चांद्र दिन तिथि का कालावधि बदलता रहता है। इसीलिए हमें हम पंचांग में या कैलेंडर में जब देखते हैं, तो दिनांक जो होता है, दिन तो हम किसे पकड़ते हैं? सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। तो इस पूरे अहोरात्र में जैसे दिनांक बदल जाता है, तारीख जिसे कहा जाता है, डेट, डेट के साथ तिथि नहीं बदलती है। इसमें फर्क पड़ता जाता है, क्योंकि तिथि कभी एकदम छोटी यानी 20 घंटे की भी हो सकती है और अधिकतम 28 घंटे की भी हो सकती है। तो अ, इसमें सूर्योदय के समय जिस तिथि विभाग में चंद्रमा रहता है, वही तिथि उस पूरे दिन की मानी जाती है भारतीय पंचांग में। यानी समझो, अगर सूर्योदय होते समय चंद्र तृतीया तृतीया तिथि में के विभाग में है, तो उस पूरे दिन की तिथि तृतीया मानी जाएगी। एक उदाहरण के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी दिन सूर्योदय के बिल्कुल थोड़ा पहले, यानी समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं सिर्फ, समझो 6 बजे सूर्योदय है। सूर्योदय से थोड़े पहले यानी 5:30 बजे या 5 बजे, 5 बजे पकड़ लो, राउंड फिगर फटाफट समझ में आएगा। इसलिए 5 बजे प्रतिपदा तिथि शुरू होती है, उसके 1 घंटे बाद सूर्योदय होता है, यानी सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि चल रही है। तो उस पूरे दिन की तिथि प्रतिपदा मानी जाएगी। अब इस घटना के समय अगर चंद्र और पृथ्वी का अंतर अगर न्यूनतम है, यानी ये प्रतिपदा तिथि अगले 20 घंटे में पूरी होगी। सुबह सूर्योदय से पहले 5 बजे तिथि की शुरुआत हुई है आज, तो अगले 20 घंटे यानी कल सुबह 5 बजे 24 घंटे पूरे होते हैं, उससे पहले 4 घंटे, यानी कल आधी रात को 1 बजे तिथि बदल जाएगी, तिथि तृतीया बन जाएगी। रात को 1 बजे, कल रात को 1 बजे। उसके बाद 20 घंटे द्वितीया तिथि ही चलने वाली है, यानी सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि रहेगी। तो दूसरे दिन सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि के विभाग में चंद्र होने के कारण दूसरे दिन भी द्वितीय दूसरे दिन द्वितीया होगी। आज प्रतिपदा, दूसरे दिन द्वितीया तिथि होगी। अब इसी उदाहरण में हम अगर ऐसा समझ लेते हैं कि वही परिस्थिति है कि 5 बजे प्रतिपदा तिथि शुरू हुई है, 6 बजे सूर्योदय हुआ है और इस वक्त अगर चंद्र और पृथ्वी का अंतर अधिकतम है,
यानी तिथि तिथि का 12 अंश पूरा करने में चंद्र को 28 घंटे लगने वाले हैं। तो अब आज सुबह 5 बजे प्रतिपदा तिथि शुरू हो गई, बाद में 6 बजे सूर्योदय हुआ। अगली सुबह 5 बजे 24 घंटे पूरे हुए, लेकिन तिथि प्रतिपदा ही चल रही है। उसके बाद और 4 घंटे प्रतिपदा तिथि है, यानी अ, अगले दिन 5 बजे 24 घंटे पूरे होते हैं, 6 बजे सूर्योदय है, यानी 25 घंटे हुए, और सूर्योदय के बाद भी 3 घंटे तक प्रतिपदा तिथि ही रहेगी, यानी दूसरे दिन की तिथि भी प्रतिपदा ही हुई। अब इस तिथि को, यानी कि इसने इस तिथि ने 3 दिनों को स्पर्श किया है, यानी आज के सूर्योदय से पहले, यानी पिछले दिनांक को स्पर्श किया है। आज सूर्योदय के समय प्रतिपदा थी और अगले 28 घंटे चलने वाले हैं, यानी कि कल के अहोरात्र को भी इस तिथि का स्पर्श होता है, यानी 3 अहोरात्रों का स्पर्श करने वाली तिथि। या अ, अभी जैसे मैंने बताया कि आज सूर्योदय के समय भी वही तिथि है, और 28 घंटे के बाद तिथि में अ, अगली तिथि में चंद्र का प्रवेश होने के कारण अगले सूर्योदय के समय भी आज की ही तिथि है, प्रतिपदा ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अ, तिथि की वृद्धि हो गई, ऐसे माना जाता है, क्योंकि 3 अहोरात्रों का, 3 वारों का स्पर्श किया है। अब इसमें इसे वृद्धि तिथि कहा जाएगा, यानी कि प्रतिपदा तिथि की वृद्धि हो गई, 2 दिन आ गई वो तिथि। और दूसरा प्रकार होता है कि क्षय तिथि। तो वो कैसे होगी? कि जो उदाहरण हमने लिया कि जो 5 बजे प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है सुबह के, वो समझ लो कि अब पहले सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, 7 बजे प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है, यानी इस सुबह आज के सूर्योदय के समय पहले वाली अमावस्या है, जो बदलकर 7 बजे प्रतिपदा होने वाली है, यानी कि आज के सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है। अब इस उदाहरण में अगर चंद्र और पृथ्वी का अंतर न्यूनतम रहेगा, तो 20 घंटे में तिथि पूरी होने वाली है, यानी कि आज सुबह 7 बजे के बाद कल सुबह 7 बजे 24 घंटे पूरे होते हैं, लेकिन उससे पहले 4 घंटे, यानी कल सुबह 7 बजे से पहले 4 घंटे, यानी अ, सुबह से पहले 3 बजे, आधी रात के बाद 3 साढ़े 3 बजे प्रतिपदा तिथि पूर्ण हो जाएगी और द्वितीया तिथि का समय शुरू होगा, यानी अगले दिन को सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि रहेगी। इस परिस्थिति में प्रतिपदा तिथि का क्षय हो गया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आज तो सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या थी, कल सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि रहेगी, तो प्रतिपदा तो दिखती नहीं है। तो पंचांग में या कैलेंडर में भी हम जब देखते हैं कि अ, ये जरूरी नहीं है कि हर दिन को सिक्वेंशियली अनुक्रम में संख्या अनुक्रम में हर दिन एक तिथि आती है। तो इसलिए क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, ऐसे 2 फर्क से तिथियों को गिना जाता है, और ऐसी 15 तिथियां, यानी एक पक्ष हो गया। अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो पक्ष है उसे शुद्ध या शुक्ल पक्ष कहा जाता है,
और पूर्णिमा से अमावस्या तक जो पक्ष है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब कल जो बताया था कि क्षय पक्ष, क्षय पक्ष में अगर अभी जो उदाहरण बताया मैंने क्षय तिथि का, ऐसी क्षय तिथियां अगर 2 आ जाती है, 2 तिथियों का अगर क्षय हो जाता है, यानी जिस पक्ष में 13 ही तिथियां सूर्योदय के समय दिखेगी, तो ऐसे पक्ष को भी क्षय पक्ष कहा जाता है। तो आज की ये जानकारी केवल तिथि के बारे में की हमने आज के एपिसोड में। तो अगला एपिसोड अब वार और सप्ताह इस पर करेंगे। तिथि यानी कि चांद्र दिन होता है, उसे हम प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि पक्ष के रूप में देखते हैं। और सप्ताह यानी वार जो होता है वो सावन दिन का होता है, यानी सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक पूरा अहोरात्र यानी एक दिन होता है। ऐसे 7 दिन यानी एक सप्ताह होता है। तो सप्ताह और वार यानी सावन दिन का गणित अ, कैसे देखा जाता है पंचांग की दृष्टि से, ये अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद धीरे-धीरे बहुत ही मनोरंजक, तथ्यात्मक, विज्ञान आधारित, अ, सांस्कृतिक प्रेरणादायक भी बहुत सारी बातें अगले एपिसोड में आने वाली हैं। तो इस चैनल को देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। तो आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।